तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे यहाँ पर 4 डिफेंस स्टॉक्स के बारे में और इसके अलावा बात करेंगे सुजलोन के बारे में। ज़्यादा वीडियो सुजलोन का ही रहेगा और उसके अलावा वीडियो के एंड पर बात करेंगे डिविडेंड और बोनस शेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से ज़रूर करना चाहेंगे जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल। तो बात कर लेते हैं डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। तो 60% तक बढ़ सकते हैं 4 डिफेंस और इंजीनियरिंग शेयर। जेफरीज ने दी है बाइंग की सलाह। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने गुरुवार यानी कि 5 जून को जारी की रिपोर्ट में डिफेंस और इंजीनियरिंग सेक्टर की 4 कंपनियों पर दाव लगाने की सलाह दी है, जिसमें से HAL, सीमेंस, लॉरेंस एंड टर्बो एंड KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल है। जेफरीज के मुताबिक इन कंपनियों के लिए ऑर्डर फ्लो में 89% की ईयरली बढ़ोतरी देखने को मिली है और वित्त वर्ष 2025 में इनके ऑपरेटिंग लेवरेज भी मजबूती जारी रहने की उम्मीद है और पावर और डिफेंस सेक्टर में भी कंपनियों ने ऊंची ग्रोथ की संभावना जताई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं HAL के बारे में। तो जेफरीज ने बुल केस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयरों को 7500 रुपए तक का अनुमान लगाया है। इसका मतलब है कि मौजूदा स्तरों से 50% तक की बढ़त। वहीं बेस केस में भी उसने इसके लिए 6475 रुपए के टारगेट रखे हैं, जो मौजूदा स्तर से 30% की बढ़त की संभावना को दिखाता है। अपने बेस केस के लिए जेफरीज को 1.7 लाख करोड़ रुपए तक की ऑर्डर पाइपलाइन की उम्मीद है, जो मीडियम टर्म के रेवेन्यू ग्रोथ के लिए पर्याप्त है। वही बुल केस में उनमें डिफेंस ऑर्डर से तेजी से बढ़ने और निकट अवधि में ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई है। मेक इन इंडिया पहल और डिफेंस ऑर्डर्स प्रक्रिया में तेजी इसके बुल केस को मजबूत करती है। तो ऑल ओवर HAL पर काफी ज्यादा पॉजिटिव होते जेफरीज हमें नजर आ रहे हैं। सीमेंस लिमिटेड की बात कर लें तो जेफरीज को उम्मीद है कि शेयर अपने बुल केस में 4500 रुपए के स्तर पर जा सकता है, जो कि मौजूदा स्तरों से 36% ऊपर है। इसका बेस केस का टारगेट 3700 रुपए है, जो मौजूदा स्तरों से 12% की तेजी को दिखाता है, संभावना दिखाता है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सीमेंस जो है अहम भूमिका निभा सकती है। साथ ही इसके पेरेंट कंपनी के एक्सपोर्ट्स में तेजी और मार्जिन का पिछले उच्चतम स्तर को पार करना। ब्रोकरेज ने कहा कि इसकी पेरेंट कंपनी के एक्सपोर्ट में तेज गति से बढ़ोतरी, मार्जिन का पिछले उच्चतम स्तर को पार करना, एसेट क्वालिटी में सुधार, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जैसे कदम ये बिल केस के टारगेट को छू सकता है। वहीं बेस केस में जेफरीज को वित्तीय वर्ष 24 में और वित्त वर्ष 2027 के बीच अर्निंग पर शेयर 18% CAGR ग्रोथ की जताई गई है। तो ऑल ओवर समझें तो सीमेंस पर भी जेफरीज यहां पर काफी बुलिश होते नजर आ रहे हैं। लॉरेंस टर्बो की बात कर लें तो शेयरों में पिछले एक महीने में 9% की तेजी देखने को मिली है। बेस केस में 9% की ओर तेजी की उम्मीद कर रहे हैं और रेवेन्यू में 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की उम्मीद बता रहे हैं। हाइड्रोकार्बन, हैवी इंजीनियरिंग और डिफेंस में बेहतर मार्जिन का भी अनुमान है और ब्रोकरेज ने बेस केस के लिए उसका टारगेट 3965 रुपए रखा है। वहीं बुल केस में उसने शेयर को 4310 रुपए तक जाने की उम्मीद जताई है और जेफरीज को भरोसा है कि मौजूदा निवेश साइकिल में तेजी आने से कंपनी के ऑर्डर फ्लो और वैल्यूएशन में उछाल आ सकता है। इसके चलते इसके वैल्यूएशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। KEI इंडस्ट्रीज की बात करें तो जेफरीज ने बुल सिनेरियो में सबसे अधिक उछाल की संभावना KEI इंडस्ट्रीज के लिए जताई है। ब्रोकर ने स्टॉक के लिए बुल केस का टारगेट 5625 रुपए रखा है, जिसका मतलब है कि मौजूदा स्तरों से 59% की संभावित तेजी। अपने बुल केस के लिए जेफरीज को उम्मीद है कि KEI इंडस्ट्रीज के अर्निंग्स में 25 से 27 तक 31% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली और इसकी अवधि के दौरान इसके मार्जिन में भी सुधार होगा। जेफरीज ने बेस केस में KEI इंडस्ट्री का टारगेट प्राइस तो 4000 रुपए रखा है, यानी कि मौजूदा स्तरों से केवल 13% की तेजी की संभावना दिखाता है। इस केस में ब्रोकरेज को कंपनी की अर्निंग से वित्त वर्ष 25 से वित्त वर्ष 27 तक 25% की सालाना ग्रोथ का अनुमान है। तो ये वो 4 डिफेंस स्टॉक थे जिन पर हमने बात करी, जिन स्टॉक्स पर जेफरीज जो थे बुलिश थे। अब देखिए इनके लेवल्स आएंगे या नहीं आएंगे वो तो मार्केट ही तय करेगी, लेकिन इनका जो व्यू था वो हमने आपके साथ शेयर किया विद रीजंस। तो चलिए बात कर लेते हैं सुजलोन के ऊपर। तो भारत अपनी 20 गीगावाट वार्षिक पवन टरबाइन विनिर्माता क्षमता का केवल 20% ही उपयोग कर पा रहा है। सुजलोन समूह के CEO ने काफी सारी चीजें बताई हैं। थोड़ा सा हो सकता है एक दो चीजें 2-4 एक आधा मिनट आपको बोरिंग टाइम महसूस हो, लेकिन अगर आप समझते सुनते हैं तो नो डाउट आपके समझ में जरूर आएगा कि क्या कहना है सुजलोन समूह के CEO का। तो वित्त वर्ष 25 भारत की पवन ऊर्जा क्षमता यानी कि आधी सीमा जो कि 50.4 गीगावाट को पार कर 2030 तक उसने 100 गीगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा हुआ है। लेकिन भारत की जो अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनियों में से एक सुजलोन समूह के CEO यानी कि JP चलसानी के अनुसार
आत्मनिर्भर पवन क्षेत्र में गति प्राप्त करने की चुनौती अभी शुरू हुई है। मनी कंट्रोल को दिए गए एक साक्षात्कार में चार्ल्स ने पवन टरबाइन ऊर्जा क्षेत्र के घटकों को क्षमताओं के कम उपयोग पर चिंता भी जताई है और वित्त वर्ष 26 के लिए भारत में जो 6 गीगावाट की पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित होने की संभावना है, जो फिलहाल 4.5 है, तो आने वाले एक साल में 33% जो अधिक होता नजर आएगा। सुजलून समूह की व्यवसायिक रणनीतियों के बारे में चलसानी ने कहा है कि वे निर्यात बाजार की खोज करने के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा समूह अपनी सहायक कंपनी यानी कि रेनोम के कारोबार का भी विस्तार करके भारत पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखता है और पवन चक्कियों के लिए एक अग्रणी रख रखाव सेवा भी प्रदाता बन सके। और चलसानी ने कहा है कि समूह की जो दूसरी सहायक कंपनी से फोर्ज अपने फाउंड्री और फॉर्जिंग उत्पादों को रक्षा और रेलवे क्षेत्रों में बेचने की योजना बना रही है। तो ये उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपनी जो सहायक कंपनियां हैं उनके बारे में भी बात करी, जो अपने बिजनेस को धीरे धीरे एक्सपेंड करती नजर आ सकती हैं। और यही बात यह है कि सुजलून, जब पूछा गया सवाल में कि सुजलून में जो इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं, तो उन्होंने आगे से रिप्लाई दिया कि ये रातों रात नहीं हुआ, सामने जो आने वाली समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की, समस्या में हमारी लागत के स्तर पर है, हमने कम किया और पवन टरबाइन व्यवसाय को ब्रेक इवन पॉइंट को 1300-1400 मेगावाट से घटाकर 650 से 700 मेगावाट कर दिया। दूसरा, बैलेंस शीट को दुरुस्त करना शुरू किया और बैलेंस शीट कर्ज मुक्त होती नजर आई और फिलहाल इतने पैसे करोड़ रुपए यानी कि 2000 करोड़ रुपए नगद की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। तीसरे की बात करें तो अनुकूल परिस्थितियों को देखा और संगठन को तैयार किया, नए लोगों को शामिल किया, क्षमताओं को बढ़ाया, व्यवसाय के लिए सीईओ को लाया ताकि उन व्यवसायों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं को स्वतंत्र रूप से चला सके। और एक बात और, यहाँ पर एक नया मॉडल भी लॉन्च किया गया जहां पर 13.15 मेगावाट पवन टरबाइन का नया मॉडल लॉन्च हुआ जिसका नाम S144 नामक है, जो कि पिछले वर्ष इन्होंने ये लॉन्च किया। फोर्थ रीजन इन्होंने इसमें नए मॉडल लॉन्च का भी बताया, जो कि इनका अब तक का सबसे सफल उत्पाद रहा है S144। आगे भी आप लोग ख्याल रख सकते हैं, जब कंपनी को S144 का ऑर्डर मिले तो ये अब तक का सबसे सफल उत्पाद बताते जेपी चलसानी द्वारा नजर आ रहे हैं। और 2024 में इन्होंने 710 मेगावाट बिजली उत्पाद किया, लेकिन 2025 में दुगुना से भी अधिक बढ़ाकर 1550 मेगावाट कर चुके हैं। और इन्होंने अब अनुमान लगाया है कि 26 में 60% की वृद्धि और हासिल होगी, जो कि अगर ऐसा होता है तो वेल एंड गुड है, काफी अच्छी बात रहेगी। मई में भारत की कुल बिजली की मांग कर लें तो मानसून के जल्दी आने के कारण 4% की कमी आई, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखें तो बिजली की अधिकतम मांग 231 गीगावाट स्तर को छू गई। पवन ऊर्जा खंड के लिए भी गतिशीलता एक संतुलित और लचीले अक्षय ऊर्जा मिश्रण की आवश्यकता को पुष्टि करता है, पीक लोड को भी कुशलतापूर्वक पूरा कर सके। मौसम बदलाव से उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन मेन पॉइंट को समझे तो एक उद्योग के रूप में इसी वर्ष 4.5 गीगावाट के विपरीत 6 गीगावाट की स्थापना करने का भरोसे की बात यहां पर इन्होंने जताई है। चलिए इन पर एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट अपडेट्स को भी स्टार्ट करेंगे। पर ये भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर देखिए काफी अच्छी चीजें इनके द्वारा बताई गई हैं, जहां पर उनको पूछा गया कि 2030 तक क्या भारत 100 गीगावाट या 2047 तक 400 गीगावाट को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो उनका यहाँ पर कहना है कि 1200 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता है, जिसमें देश ने अब तक केवल 5% का ही दोहन किया है। उनका ऑल ओवर कहना है कि सुजोन के मामले में 70-80% डीवीसी के साथ आत्मनिर्भर है। और ऑल ओवर समझे तो उन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि 80 से 85 गीगावाट के करीब यहाँ जो है देखने के लिए मिल सकता है। उनका मेन पॉइंट यहाँ पर यही कहना है कि 85 से 90 गीगावाट तक पहुँचने में सक्षम होंगे, जो काफ़ी अच्छा है। और देखें तो सुजलोन की जो दीर्घकालिक विकास योजना है उस पर भी बात करें तो सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के जो औद्योगिक क्षेत्र सबसे बड़ा फोकस क्षेत्र बना हुआ है और कैपिटल उपयोग की भी भारी मांग है। तो उदाहरण के लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में उनके स्टील प्लांट को बिजली देने के लिए अक्षय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जिंदल स्टील एंड पावर JSPL के साथ 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, ऐसा सुजलोन द्वारा बताया जा रहा है, मैनेजमेंट द्वारा या जेपी चलसानी जी द्वारा। CNDI सेगमेंट वर्तमान में 55% है। तो यहाँ पर क्षेत्र में उपक्रमों द्वारा ऑर्डर भी दिए जाते हैं। ऑल ओवर देखा जाए तो इन सभी के लिए हमने बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं और ये सीधा भाग भी ले रहे हैं। तो काफी सारे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, मोतीलाल ओसवाल भारत के बिजली क्षेत्र को लेकर उत्साहित होते नजर आ रहे हैं और 2 शेयर खरीदने का सुझाव देते नजर। तो यहाँ पर मेन पॉइंट को समझें तो ऊर्जा जो बढ़ते हुए विद्युतीकरण और आर्थिक विकास सहित जो संरचनात्मक क्षेत्रीय है वो गति जारी रहने की उम्मीद है और भले ही निकट भविष्य में बिजली की मांग कम हो जाए। सेकंड पॉइंट समझें तो वित्त वर्ष 2025 में भारत की जो अधिकतम बिजली मांग है वो 250 गीगावाट थी,
लेकिन वित्त वर्ष 2026 में इसके 270 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद। बिजली की मांग भारत के अधिकतम 250 गीगावाट इस साल के लिए कही जा रही है और अगले साल के लिए 270 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। पीक महीनों में मांग में उतार चढ़ाव तो महत्वपूर्ण सुधार की संभावना को भी दर्शाता है। लेकिन मेन पॉइंट को समझें तो भारत का जो उपयोगिता उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं की मजबूत पाइपलाइन और थर्मल स्थिरता पर सरकारी जोर और बढ़ती ऊर्जा मांगों के कारण संरचनात्मक लचीलेपन, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह चरण को आगे बढ़ा रहा है और बढ़ती बिजली मांग और बढ़ती रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता की बदौलत यह क्षेत्र वित्त वर्ष 26 और उसके बाद भी निरंतर निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और परिचालन विस्तार के लिए अच्छी स्थिति में है। तो ऐसा यहाँ पर किनका कहना है? ऐसा यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का कहना है और भारत के बिजली क्षेत्र को लेकर उत्साहित है और 2 शेयर की सुझाव भी ये दे रहे हैं। हम बात कर लें सुजलोन पर। वैसे तो इनके टारगेट तो पहले भी हमने काफी बार शेयर किए हैं, लेकिन उच्च विश्वास वाली पसंद जो है वो सुजलोन इनकी बनी हुई है, क्योंकि शुद्ध निकट, बैलेंस शीट, मजबूत आय और सुधार और पवन टरबाइन भी जो समर्गी है उसके कार्यान्वयन में एक पॉजिटिव विकास बाजार की हिस्सेदारी को बढ़ाएगा और मार्जिन की रक्षा भी करेगा। 2026 की जो डिलीवरी है वो 2.4 गीगावाट का मॉडल बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि 600 मेगावाट की तिमाही रन रेट, जिसे हम उचित मानते हैं। क्वार्टर 4 25 डिलीवरी जो रही वो 447 मेगावाट रही, लेकिन जो 26 की डिलीवरी की बात कर रहे हैं वो 2.4 गीगावाट की बात ये कर रहे हैं। और वहीं पर SUL के लिए भी, पर ये इनका जो UL के लिए जो कहना है आगे के लिए एक अच्छा CGR का अनुमान ये यहाँ पर लगा रहे हैं। सुजलोन एनर्जी के शेयरों में देखिए काफी हमें जो है फॉल होता 2-3 दिन से जो नजर आ रहा है। सीमा शुल्क विभाग ने यहाँ पर जुर्माना लगाया है, जो मेन अपडेट है। तो मंगलवार को कारोबारी सत्र के दौरान शेयरों में जो गिरावट देखने के लिए मिली, मार्च 2025 तिमाही के बाद मुनाफा वसूली भी जारी रही और कंपनी ने मुंबई के सीमा शुल्क आयात विभाग द्वारा लगाए गए जुर्माने के बारे में भी एक्सचेंज को जानकारी दी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि कमिश्नर ऑफ कस्टम आयात मुंबई के कार्यालय सुजलोन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड पर 76.19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, यानी कि SGSL इसकी सहसहायक कंपनी भी हुई। 10 मई 2025 इसका सुजलोन एनर्जी के साथ विलय हो जाएगा और कंपनी ने कहा कंपनी की वित्तीय परिचालन या गतिविधियों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि 76.19 लाख छोटी अमाउंट नहीं है। 2-4-5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए तक भी अगर कोई जुर्माना लगता है तो इट इज ओके, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अमाउंट है जो कि 1 करोड़ के बहुत नजदीक है, या फिर कोई कहे कि बहुत दूर नहीं है, या 50 लाख से ऊपर की समझे तो 76 लाख का जुर्माना यहाँ पर लगा है, जो कि काफी मैटर करता है। लेकिन वो एक अलग बात है कि कंपनी के फिलहाल कोई बिजनेस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बिजनेस कंपनी का वैसा ही एज इट इज चल रहा है जो पहले। उनकी तो मल्टीबैगर स्टॉक सुजलोन एनर्जी ने कमाई का मौका 3 साल में 650% और 5 साल में 2000% से ज्यादा का रिटर्न दिया। देखिए फिलहाल 2025 तक विंड टरबाइन जनरेटर की ऑर्डर बुक 5.5 गीगावाट से अधिक हो गई है, जिसमें से 1.5 गीगावाट का ऑर्डर तो NTPC से ही मिला है और 2025 में 1550 मेगावाट की डिलीवरी हुई, जो सालाना बेसिस पर 118% अधिक थी। और क्वार्टर 4 में तो कंपनी ने 573 मेगावाट की डिलीवरी दिखा दी। और आपको पता है वित्तीय प्रदर्शन काफ़ी अच्छे रहे हैं और बैलेंस शीट में भी नेट एसेट 61 बिलियन रुपए रही और नेट कैश की स्थिति भी सुधरकर 19.4 बिलियन हो गई। मैनेजमेंट के सभी प्रमुख मानकों में कम से कम 60% ग्रोथ का अनुमान दिया है, जो आगे डिस्कस किया हुआ है। और EPC पाइपलाइन के विस्तार की उम्मीद है, लेकिन निर्यात के लिए तैयारी हो चुकी है। जो पाइपलाइन के विस्तार की उम्मीद है EPC, उसमें तैयारी हो चुकी है निर्यात के लिए, लेकिन फिलहाल जो ध्यान है उनका वो घरेलू प्रोजेक्ट्स पर रहेगा, लेकिन वहां पर तैयारी हो चुकी है। सो कभी भी वहां पर भी कोई सिनेरियो पाइपलाइन विस्तार की जो है EPC पर देखने के लिए मिल सकता है। वैसे सुजलोन को समझे तो देश की प्रमुख विंड एनर्जी कंपनी में से एक है। दोनों कंपनियां, अगर दूसरी कंपनी भी है आइनॉक्स विंड भी है, वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है और मार्च तिमाही में पूरे वर्ष में शानदार प्रदर्शन भी दिखाया और निवेशकों का ध्यान भी खींचा। और आपको पता है भारत सरकार ने 2020 तक रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट के बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2030 तक, और इसके लिए सरकार इस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के नीतिगत स्तर पर पूरा समर्थन मुहैया भी करवा रही है। काफी बड़ी अपडेट आती नजर आ रही है अगर ऐसा होता है तो
तो सुलोन का आशावाद उसके अपने प्रदर्शन से आगे बढ़कर भारत के व्यापक पवन ऊर्जा क्षेत्र तक फैला हुआ है। सुलोन एनर्जी को मजबूत पवन ऊर्जा मांग के कारण 60% वृद्धि की मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपी चलसानी के अनुसार सुलोन एनर्जी लिमिटेड को वित्त वर्ष 26 में पवन ऊर्जा की मजबूत मांग के कारण 60% की वृद्धि की उम्मीद है। एनडीटी प्रॉफिट से बातचीत में कहा कि पहली बार उन्होंने यह संकेत दिया है कि हम सभी क्षेत्रों में 60% की वृद्धि करेंगे। सभी क्षेत्र यानी कि जितने भी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है सुजलोन, उसमें सभी में वृद्धि की बात कही जा रही है और यह दर्शाता है कि आंतरिक रूप से हमने जो भी काम किया है वो अभी हम तक विश्वास है हम आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुझे लगता है कि यह इस और अधिक संकेत दे रहा है बजाय इसके कि हम 50 से 60 से 70% पर भी पहुंचेंगे। सो मुख्य वित्तीय अधिकारी हिमांशु मोदी का क्या कहना है? हिमांशु मोदी ने कंपनी के टरबाइन डिलीवरी के लक्ष्य के बारे में भी बताया। इस साल 1.5 गीगावाट की डिलीवरी की गई। डिलीवरी और टरबाइन कमीशन के बीच अंतर है। सो वित्त वर्ष 26 के लिए उम्मीद है कि वित्त वर्ष 25 की तुलना में कम से कम 60% की वृद्धि करेंगे, जो हमें वित्त वर्ष 26 में लगभग 2.4 से 2.5 गीगावाट की डिलीवरी पर रखता है। इसके अलावा मोदी ने मार्जिन बनाए रखने के लिए भी कंपनी की प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया। पवन टरबाइन जनरेटर डिवीजन से भी 23% मार्जिन का योगदान मिलने की उम्मीद बताई और कंपनी के लिए समेकित परिचालन मार्जिन लगभग 17% बताया। मोदी ने कहा पवन टरबाइन जनरेटर व्यवसाय बढ़ता जाएगा, हमारा समेकित मार्जिन दबाव में आता जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हमें यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि समेकित स्तर पर हमारा परिचालन मार्जिन 17% रहेगा, जिसका अर्थ है कि परिचालन तालमेल अब स्पष्ट रूप से काम करने लगेगा। सो चलसानी के अनुमान लगाया है कि भारत वित्त वर्ष 26 में 6 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर लेगा तथा आने वाले वर्षों में वार्षिक स्थापना संभावित रूप से 8 से 9 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, जिसे 2030 तक 100 गीगावाट का राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा यहां से 2030 तक विकास दर काफी अधिक होने जा रही है। तो जिस तरह का सुजलोन फिलहाल बिजनेस कर रही है, गवर्नमेंट का उस पर काफी बड़ा टारगेट है और उस टारगेट को 2030 तक पूरा करने की बात कही जा रही है और उसी को देखते हुए सुजलोन पर ज्यादा उम्मीदें लगी हुई हैं कि यहाँ पर ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। सो सीईओ ने सौर ऊर्जा उत्पादन के घंटों के दौरान बिजली विनिमय कीमतों में भी गिरावट के बारे में चिंताओं को खारिज कर दिया। कभी कभी अधिक आपूर्ति के कारण शून्य पर पहुंच जाती है। उन्होंने बताया कि यह दिन के विशिष्ट समय तक ही सीमित नहीं है, शाम के व्यस्त घंटों में भी बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे पवन ऊर्जा उत्पाद महत्वपूर्ण हो जाता है। कंपनी अपने नकदी भंडारण के अनुरूप से भी नियोजित करने की योजना बना रही है और विनिर्माण चुनिंदा व अधिग्रहण के लिए पूंजीगत व्यय पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, यानी कि नए बिजनेस नई कंपनियों पर भी अधिग्रहण के लिए पूंजीगत और ध्यान केंद्रित कर रही है। और चलसानी ने कहा कि चौथी तिमाही की सफलता का श्रेय पिछले 24 महीनों में अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों को दिया। सुलोन एनर्जी ने अपने बैलेंस शीट को कर से लदे हुए से बदलकर 2000 करोड़ से अधिक की नकदी रखने में बदल दिया। यह चौथी तिमाही के लिए एक बार का परिणाम नहीं। काफी अच्छी अपडेट्स फिलहाल हमें सुजलोन में ये देखने के लिए मिली। इन पॉइंट यहाँ पर यह है कि 70% तक वृद्धि की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगले साल 2.5 गीगावाट की डिलीवरी तक की बात कही जा रही है और फिर कुछ मार्जिन में भी योगदान लेने की उम्मीद कही जा रही है और कंपनी के परिचालन मार्जिन में भी 17% के इजाफे की बात कही जा रही है। और फिर भारत का जो मेन एम है 8 से 9 गीगावाट तक पहुंच जाना, 100 गीगावाट तक, उसको भी पूरा करने के लिए यहाँ पर अनुमान लगाते नजर आ रहे हैं कि ये भी 6 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा हासिल कर सकते हैं, भारत कर सकता है, जिसमें इनका भी काफी बड़ा योगदान रह सकता है। सुलोन एनर्जी पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं तीन एक्सपर्ट। चेक करें टारगेट प्राइस। तो मार्च तिमाही के शानदार रिजल्ट रहे, नेट प्रॉफिट में काफी इजाफा देखने को मिला, जिसकी वजह से तीन एक्सपर्ट रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने 71 रुपए के टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 81 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। वहीं आईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से भी बाइंग रेटिंग दी गई है। ब्रोकरेज हाउस ने 68 से टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 76 रुपए प्रति कर दिया है। इन दोनों ब्रोकरेज हाउस के अलावा मोतीलाल ओसवाल का भी मानना है कि सुलोन एनर्जी के शेयर आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस ने 83 रुपए का नया टारगेट सेट कर दिया है। पहले ब्रोकरेज हाउस की तरफ से 75 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया गया था। तो इस ब्रोकरेज ने भी बाय की कॉल दी है। जनवरी से मार्च के दौरान सुजलोन एनर्जी का कुल नेट प्रॉफिट 1181 करोड़ देखने के मिला, यानी कि मेन पॉइंट पर बात करें तो 5 गुना का इजाफा नेट प्रॉफिट में होता नजर आया है। एनर्जी के शेयर को बात करें तो फ्राइडे के दिन हमें 9% से अधिक की तेजी स्टॉक में देखने के लिए मिली और 3 महीने के अंदर शेयरों की कीमतों में 42% तेजी देखने को मिली। 52 वीक हाई 86 के करीब रहा, 44.21 के करीब 52 वीक का लो देखने के लिए मिला और कंपनी का मार्केट गैप करीब 97,534 करोड़ रुपए देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात करें तो मजबूत परिणाम पेश हुए। तिमाही परिणामों के बाद ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने
स्टॉक पर खरीदने की सिफारिश तो करी लेकिन ब्रोकरेज ने कुछ और भी मेन हेडलाइन पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे कि चौथी तिमाही के आंकड़े चौतरफा बेहतर रहे और अप्रत्याशित हैं। जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि भारत का जो पवन ऊर्जा क्षेत्र, जिससे एक समय सीमित माना जाता था, अब हाइब्रिड नवीकरणीय परियोजनाओं की मांग और क्रियान्वयन की बेहतर संभावना के कारण तेजी से आगे बढ़ रहा है। सोलर एनर्जी की ऑर्डर बुक के बारे में जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि 4.5 गीगावाट के विनिर्माण क्षमता और 5.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक के साथ कंपनी को डिलीवरी जैसे प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों में 60% की वृद्धि का भरोसा। मार्च 2025 तक 5025 मेगावाट यानी कि मार्च 2024 में 2929 मेगावाट की ऑर्डर बुक थी और सबसे अधिक ऑर्डर बुक दर्ज की गई है मई 2025 में बढ़कर 5555 मेगावाट हो गई। ब्रोकरेज ने बताया है कि सोलर एनर्जी ने अप्रैल 2025 में ये एनटीपीसी ग्रीन से 378 मेगावाट का ऑर्डर जीता। ये मैंने आगे भी डिस्कस किया हुआ है, जो कि 1544 मेगावाट का ऊर्जा ऑर्डर हासिल है एनटीपीसी के साथ। जेएम फाइनेंशियल ने बताया कि सोलर एनर्जी के प्रबंधन ने वर्ष 26 में सभी मापदंडों यानी कि डिलीवरी, राजस्व, ईबिटा 60% की वृद्धि का अनुमान भी लगाया है। ऑल ओवर ये है वो एनालिसिस द्वारा कहना जो हमने अभी वीडियो में डिस्कस किया, और नए टारगेट प्राइस एनालिसिस द्वारा आते सुजलोन पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बेहतर परिणाम देखने के लिए मिले। सुजलोन पर तो मैनेजमेंट से आते सवाल नजर आए हैं कि मैनेजमेंट से जाने आगे का प्लान क्या है और फिर ले स्टॉक में निवेश का फैसला। तो चौथी तिमाही में सुजलोन के नतीजे अच्छे रहे हैं। मुनाफा, रेवेन्यू, मार्जिन तीनों में अच्छी बढ़त देखने को मिली। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 254 करोड़ बढ़कर 1181 करोड़ हुआ और कंसोलिडेट आय भी 3774 करोड़ पर रही। ईबिटा में भी 677 करोड़ और ईबिटा मार्जिन में भी 17.9% रही। ऑल ओवर सारी चीजें बढ़ती नजर आई। इसके साथ ही अगले साल के गाइडेंस भी बेहतरीन है। कंपनी ने अगले साल के लिए अपने गाइडेंस में कहा है कि अगले साल सभी सेगमेंट में 60% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और इसकी बैलेंस शीट भी मजबूत है और आगे बैलेंस शीट में और भी मजबूती बढ़ेगी। कंपनी का नेटवर्थ 6000 करोड़ रुपए हो गया है। सोलर और विंड एनर्जी का स्पेस पूरी तरह अलग है। डिमांड पूरी करने के लिए विंड क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। दिन की तुलना में शाम में ज्यादा पावर की डिमांड होती है। मार्जिन बरकरार रखकर ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जैसे एक्सपोर्ट मार्केट पर भी फोकस की बात यहां पर मैनेजमेंट की गाइडेंस में कही जा रही है। जैसे एक्सपोर्ट मार्केट पर भी निवेश करने की बात कही जा रही है और कंपनी के नतीजे आगे की ग्रोथ पर चर्चा करते हुए सुजलोन ग्रुप के सीईओ जेपी चलसानी ने कंपनी की खास योजनाओं को सही तरीके से लागू करने पर और कारोबार में जोरदार टर्नआउट देखने को मिला है और कंपनी के पास इस समय 2000 करोड़ रुपए कैश है और कंपनी की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है और पिछले 2 साल में कंपनी ने उत्पादन और एग्जीक्यूशन क्षमता बढ़ाने पर भी बहुत काम किया है और इसका असर अब देखने को मिल रहा है। तो ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो कंपनी पर जो नजर रखने वाले 8 विशेषक हैं उन्हें 6 ने खरीद रेटिंग बनाए रखी और 2 ने होल्ड की सलाह दी और 12 महीनों की मुख्य जो लक्ष्य है वो 9.7 पॉइंट की वृद्धि की बात कही है। इसके अलावा देखें तो देखिए म्यूचुअल फंड द्वारा जबरदस्त बाइंग करी गई है। किसमें? म्यूचुअल फंड द्वारा 26 यहां पर बात करें 2,65,45,657 स्टॉक चेंज हुए हैं और ये चेंज बिल्कुल पॉजिटिव हुआ है। दैट मीन म्यूचुअल फंड ने अप्रैल मंथ में काफी बड़ी बाइंग यहाँ पर सुजलोन में करी है। नए ऑर्डर मिलने समेत 4 कारणों से मिल रहा है सहारा। देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि क्या है तेजी वाले फैक्टर। तो सेंटीमेंट मार्केट में पॉजिटिव देखने के लिए मिला लेकिन आज रहा वो नहीं पॉजिटिव। स्मॉल मिड कैप मार्केट की मजबूती और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर उम्मीदों ने शेयर को सहारा भी दिया। रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस यानी कि अक्षय ऊर्जा की बढ़ती मांग ने सुजलोन के बिजनेस मॉडल में निवेशकों का विश्वास बढ़ाया और आपको पता है एक अच्छी ऑर्डर बुक स्टॉक में बनती नजर आई है। नए प्रोजेक्ट भी काफी ज्यादा नए विंड एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने की रिपोर्ट से निवेशकों की भावनाओं को मजबूत किया है। वहीं पर ऊर्जा को भी बढ़ावा देने वाली सरकारी कदमों ने भी शेयर के अनुकूल माहौल बनाया है। एक साइड यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर रिकमेंडेशंस की बात करें 9 एनालिसिस के द्वारा तो 8 यहाँ पर बाइंग के लिए हैं और 1 होल्ड के लिए। तो एनालिसिस द्वारा सुजलोन पर काफी अच्छी एक्सपेक्टेशंस या फिर एक अच्छी रेटिंग दी गई है। वहीं पर LIC की बात कर लें तो स्टॉक में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काफ़ी अच्छा स्टेक बना हुआ है। काफ़ी अच्छे शेयर्स क्वांटिटी वाइज इनके पास खरीदे हुए हैं। बात कर लें डिविडेंड की तो नो डाउट सुजलोन में कभी डिविडेंड भी देखने के लिए हमें मिल जाया करता था, जो कि 2006, 7 और 8 में कंपनी डिविडेंड भी पे करती नजर आई। इसके अलावा नो डाउट 70 से 71 तक के टारगेट मोतीलाल ओसवाल, जियोजीत, BNB परिवार द्वारा स्टॉक में दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए समझ लें तो इन स्टॉक्स पर आप अलग से वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं जहां पर आपको डीप एनालिसिस का पता चलेगा। कुछ शेयर्स पे तो मैंने भी वीडियो बहुत बनाया हुआ है। बाकी और भी कुछ कंपनियां हैं ACC लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 की है।
अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट, इनकी भी रिकॉर्ड डेट जो है वो 18 जुलाई 10 जून रखी गई। इन पर भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड है। अतुल लिमिटेड एक्सिस बैंक द्वारा भी डिविडेंड दिया जाना है, जहाँ की रिकॉर्ड डेट 4 जुलाई और 11 जुलाई की बताई जा रही है। इसके अलावा बजाज फिनसर्व में भी 27 जून की रिकॉर्ड डेट रखी गई है, जहां पर डिविडेंड मिलता नजर आएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया, भारत सीड्स, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6 जून, 20 जून और 2 जुलाई को रिकॉर्ड डेट है, जहां पर डिविडेंड कंपनियां देती है नजर आएंगी। फिलहाल तो देखिए स्टॉक्स पर हैं यही अपडेट्स, बाकी ये हैं डिविडेंड और सप्लीज शेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो आपने बनाया है एजुकेशन पर्पस के लिए। किसी भी तरह का डिसीजन ले, निवेश करे, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले ले, बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करे। चैनल पे सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। पावर कंपनी के कल शाम ने यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट 20 जून रखी है, लेकिन यहाँ पर 4 जुलाई को जो 2025 को होने वाली कंपनी की 106वीं वार्षिक आम बैठक है, जो कि एजीएम शेयर धारकों की मंजूरी के साथ चलती नजर आएगी, अधीन है। तो उसके बाद यहाँ पर पात्रता के लिए वैसे 20 जून रिकॉर्ड दी गई है, लेकिन एजीएम की जो मीटिंग है टाटा पावर में वो 4 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थे कुछ डिविडेंड शेयर्स। तो एक महीने में 60% की तेजी। अब कंपनी ने दिया एक पर एक बोनस शेयर का तोहफा। तो भारतीय कंपनी है जो एनर्जी और बिजली के कामों में जुड़े बिजनेस को करती है। कंपनी विभिन्न प्रकार के तारों और केबलों को बनाती है और कंपनी 1986 में जयपुर राजस्थान में स्थापित हुई थी और अब यह भारत और विदेशों में अपनी उत्पादों की सप्लाई भी करती है। डायनामिक केबल्स ने किया बोनस शेयर का ऐलान। शेयर धारकों को मिलेगा 1.1 बोनस, यानी कि डायनामिक केबल्स लिमिटेड जो एक सरकारी मान्यता प्राप्त 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है, अपने शेयर धारकों को बड़ा तोहफा देते हुए 1 बोनस देने का शेयर ऐलान किया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में यह फैसला लिया गया। बोनस शेयर इशू कंपनी अपने हर मौजूदा एक शेयर पर एक शेयर फ्री में देती यहाँ पर नजर आएगी, यानी कि जिसके पास 100 शेयर हैं उनको 100 और मुफ्त मिलेंगे। यह बोनस शेयर कंपनी के सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और जनरल रिजर्व से जारी किए जाएंगे। रिकॉर्ड डेट की घोषणा बाद में की जाएगी। बोनस शेयर क्रेडिट कंपनी का लक्ष्य है कि 29 जुलाई 2025 तक बोनस शेयर धारकों के डीमेट अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। शेयर कैपिटल में भी इजाफा होगा और इस फैसले के तहत कंपनी ने अपनी अधिकतर पूंजी को भी 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया, जिससे भविष्य में भी शेयर धारकों के हित को ध्यान में रखते हुए पूंजी जुटाई जा सके। मौजूदा और नए शेयरों का ब्यौरा। बोनस से पहले शेयर पूंजी 24.22 करोड़, बोनस के बाद शेयर पूंजी 48.45 करोड़, यानी कि 4.84 करोड़ शेयर और पहले 2.42 करोड़ शेयर हो जाएंगे। और वहीं पर पिछले एक महीने में 59% भागा है ये स्टॉक और पिछले एक साल में 64% के करीब रिटर्न रहे हैं शेयर डायनामिक केबल्स लिमिटेड में। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। एफआई, डीआई दोनों ही बड़े इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं और धीरे धीरे अपनी होल्डिंग भी कहीं ना कहीं बढ़ाते नजर आ रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का भी एक जंप देखने के लिए मिल रहा है और पब्लिक ने भी काफी अच्छा